अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 22 अप्रैल 2025 मकबूजा कश्मीर में पहलगाम का इलाका जहां पर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और आज 12 दिन गुजर चुके हैं। अब तक भारत इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत कहीं पर नहीं पेश कर सका। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के तौर पर भी और मल्टी लेटरल अगर 2-3 ममालिक चाहें तो वो भी अपना एक कमीशन बना के अपनी इंक्वायरी करके जो है इसकी तहकीकात कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये ऑफर भी किया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि भारत के अज़ाइम क्या थे। ये सब कुछ जो उसने ड्रामा किया वो हकीकतन चाहता क्या था, और क्या वाकई अब इस दो सुपर पावर या दो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दो एटमी क़ुव्वतें, इनके दरमियान जंग के इम्कानात कम हो गए, ख़त्म हो गए, या फिर किसी मुनासिब मौके का, और वो मुनासिब मौका क्या हो सकता है जिसका भारत इंतज़ार कर रहा है, जो कि रिपोर्ट भी किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल, 12 दिन गुजर गए, आप एक एक पल को देख रहे होंगे, हर मूव को देख रहे होंगे। ये बताइए आपका एनालिसिस है कि भारत के अज़ाइम क्या थे और वो क्या चाहता था ये तमाम ड्रामा रचाकर, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है कि पहला जो मुझे नज़र आता है वो इंडस वाटर ट्रीटी का था मामला, और वो चाहता था कि जिस तरीके से उसने आर्टिकल 370 के थ्रू 2019 में कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की और उसको अपने साथ मिला लिया यूनियन टेरिटरी के अंदर एक रियासत के तौर पे, तो वो एक उसी तरह का अगला जो मरहला था वो इंडस वाटर ट्रीटी का था। यानी पाकिस्तान का जो पोजीशन है उसको उसने लोकस स्टैंडाई जिसे कहते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की 2019 में। और अब मुझे लगता है कि ये मामला करके जो पहलगाम वाला जो था उसको इस्तेमाल करते हुए पहले उसने उसको एक फॉल्स फ्लैग बनाने के बाद उसके फिर अब फायदा हासिल करना चाह रहा था, और इसने इंडस वाटर ट्रीटी से उसको मुअत्तल करने का ऐलान किया। एक और चीज़ है कि वो समझता है कि 2019 में जिस किस्म की उसको खिफ्त उठानी पड़ी पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर भी उसका ख्याल था कि अब जब राफेल आ गया तो उसको इस्तेमाल करके शायद वो उससे कोई फ़ायदा हासिल कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान का जो 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 रिस्पॉन्स सामने आया है बहैसियत कौम एंड बहैसियत क्लैरिटी कि हम इस चीज़ का जो भी कुछ होगा उसका जवाब और उसके बाद ऊपर कुछ थोड़ा और जमा करके जवाब देंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसने एक क्लैरिटी ने, उस शफाफियत ने भी उसको रुकने पे मजबूर कर दिया, और वो जो कीमत चुका सकता है उसके ऊपर सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वो उस किस्म की कीमत चुकाने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि सर, पाकिस्तान कमिंग बैक टू योर अर्लियर पॉइंट, इंडस वाटर ट्रीटी, आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल बात बिल्कुल काबिले फहम है। बात सारी ये कि इससे पहले चाहे वो 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, या उसके बाद कारगिल, और उसके बाद छोटी मोटी छेड़छाड़ जो जारी रहती है, हमेशा ये मुआहदा जो है, इसकी सेंटिटी जो है वो हमेशा कायम रही। ये वर्ल्ड बैंक जो है इसका एक गारंटियर है। ये फरमाइएगा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हमने देखा कि किसी भी मुहिम जोई के बाद भारतीय दफ्तर खारजा की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया हो इस ट्रीटी को ख़त्म करने के हवाले से या इसको मुअत्तल करने के हवाले से। तो इस मरतबा तो फिर बात वही हो गई कि उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही था कि वो इसको या तो रिविजिट करना चाह रहे थे या इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। दूसरा पॉइंट ये कि अगर इसको ख़त्म कर देते हैं तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर पाकिस्तान भी तो बहुत सारी चीज़ों में इस ट्रीटी की वजह से रुका होगा ना, तो पाकिस्तान के बाद भी फिर ऑप्शन खुले। जी देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बावजूद इसके कि हमारे दरमियान में बहुत इख्तलाफात हैं, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहा पिछले चंद सालों के अंदर, ख़ास तौर पे 2008 के बाद से। लेकिन मेरा ख्याल है कि शिमला, उससे पहले शिमला एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ है भारत के साथ बायलैटरल उसके अंदर, और कश्मीर भी उसके अंदर आ जाता है। गो कि उसके अंदर एक क्लॉज है कि जो मामलात जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, और जो नए प्रॉब्लम्स होंगे उनके अंदर बायलैटरलिज्म आएगा। और ख़ास तौर पे उनको, आई थिंक उनको ये तकलीफ हो रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जब भी वो कोई डैम बनाते हैं पाकिस्तान उसके बारे में ऑब्जेक्ट करता है और फिर वर्ल्ड बैंक के पास या न्यूट्रल आर्बिटर के पास जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ थी। और दूसरा ये कि लाहौर के एग्रीमेंट है जो कि
वाजपेयी और उस जमाने की हमारी गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ साहब की, उनके बीच में तय पाया था, लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं उसको। तो ये दो तीन ऐसे बड़े बड़े मुआहदे हैं। 1949 का मुआहदा जिसने सीज फायर लाइन को जन्म दिया, और जो कि अब फिर 71 के बाद, जब 72 के बाद शिमला हुआ, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये चीजें होल्ड आउट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर पाकिस्तान इससे आजाद हो जाता है इन चीजों से, तो फिर तो एक तरह से इट इज ओपन फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले हम कश्मीर का मसला लेके जाएंगे दुनिया के आगे, और दुनिया की जो जो फोरम्स हैं जहाँ पर के यूनाइटेड नेशंस के हैं, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और या और किसी किस्म के जो भी और जगह हैं, वहाँ पर हम कश्मीर का मुकदमा लेके जाएंगे और खुलेआम लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर जाहिर है कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला जो कि हमने सोचा है, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट तकरीबन फैसला कर लिया है कि हम वर्ल्ड बैंक के अंदर लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस तरह से जो वो मामला जो कि तय थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जिसकी बुनियाद पे एक ताल्लुकदारी ना कहते हुए भी कायम थी, और एक किस्म का एक जिसे कहते हैं रूल बेस्ड निज़ाम चल रहा था, और वो रूल बेस्ड निज़ाम हट जाएगा, एंड हर चीज़ फिर ओपन हो जाएगी हर एक के लिए, कि जैसे भी जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो लगाएगा। और एक चीज़ याद रखें कि इंडस वाटर ट्रीटी को कह देना कि मुअत्तल कर दिया, लेकिन उसको अमल पैरा करना उससे ज़्यादा मुश्किल बात है। और क्योंकि इसमें दहाइयाँ लग सकती हैं, इसके अंदर इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर अपनी माशी जो का गला घोंटने वाला जो मामला है पानी का, उसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि वाज़ेह हैं कि ये खित्ता, अगर ये भारत अपने उस पर कायम रहता है, और गो के उसमें 15-20 साल लग सकते हैं इतना पैसा खर्च करके, अगर वो दरियाओं का रुख मोड़ना चाहता है, खासतौर पर इंडस की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सस्टेन करना है। और जाहिर है कि इस बीच में पाकिस्तान भी फिर किसी तहत कैद नहीं होगा, फिर बहुत सारी चीजें जो है हमारे निशाने पर ही होंगी। सर exactly. ये भी बताइएगा कि इस पूरे एपिसोड के बाद हमने देखा, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, चीन हो, रूस हो, खलीजी ममालिक हो, ईरान हो, या फिर तुर्किया हो, बांग्लादेश की भी अगर बात कर लें, तो किसी ने भी जो इंडियन नैरेटिव है उसको बाय नहीं किया। किसी भी इस तरह का कोई भी मुल्क जो इस तरह का स्टेप उठाता है, तो उससे पहले उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बड़ी रिपोर्ट्स देती हैं कि जनाब अगर हम ये करें तो इसके ये अवामिल आ सकते हैं, या दुनिया इस तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उन्होंने मोदी को जो है वो धोखा दिया, या उनको नहीं पता था कि दुनिया इस तरह से रिएक्ट करेगी इस पर? मुझे लगता नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस का ही तैयार करदा प्लान था ये। उनकी इंटेलिजेंस, अजीत डोवल आपको पता है उनके एनएसए हैं, और वो बड़े अरसे से ये मुहिम लेके चल रहे हैं, और ये उनके एक जिस तरह है कि एक एजेंडा और मुहिम के और प्लान के मुताबिक ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको जरूरत इस चीज की नहीं है कि दुनिया उनके साथ माने या ना माने। उनको 2019 में जो आर्टिकल 370 जिस तरीके से खत्म हुआ, और कश्मीर के मामले में उन्होंने कोई बहुत स्ट्रांग रवैया पाकिस्तान का या पाकिस्तान की तरफ से बहुत श्योर या इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई मामला वो नहीं देखा। उनका ख्याल था कि ये वाला भी जो है ऐसे ही हो जाएगा। और लेकिन पाकिस्तान ने बजाते खुद जो स्टैंड लिया, और एक प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी जिसके अंदर जाके दुनिया को खुद अपना मुकदमा उनके सामने रखा फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद जिस तरीके से तल्लुकात हमारे जिन जिन दोस्तों के साथ हैं, और फिर हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, उनके सामने भी रखा। यहां तक कि अब अमेरिका, रूस और चीन, ये तीन बड़ी जो ताकतें हैं हमारे आज के वक्त ही, उन सब ने मामलात को, हिंदुस्तान की पोजीशन को सपोर्ट नहीं किया। और वो पाकिस्तान का जो मामला है कि इसको अक़वाम मुत्तफ़ीक़ीन के साथ हल करें, आप अगर शवाहिद हैं तो सामने लेके आएं, वही बातें कह रहे हैं जो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि, लेकिन क्योंकि उनका मकसद इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना था, जो भी उसका असर हो, अब मुझे नहीं पता वो कर पाएंगे, उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आगे वाले जाके दिन देखेंगे पाकिस्तान कैसे इस मुकदमे को कैसे लेके चलता है। लेकिन ये वो करना चाह रहे थे, ये उन्होंने कर लिया। अब अगला सवाल कि क्या इससे बढ़ के भी कुछ करना चाहते हैं या नहीं, मेरा ख्याल है कि उसके चांसेस तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो जो वक्त गुजर, मुझे लगता है कि वो उस तरह का जो एक अंधेरा, घटा घोप अंधेरा जिसे कहते हैं, वो उस तरह की गुंजाइश अब नहीं है। अब मामलात बड़ी हद तक पाकिस्तान के स्टांस की वजह से वाजे हो गए हैं और क्लियर हो गए हैं कि पाकिस्तान का जवाब बहुत सख्त होगा,
और मेरा ख्याल है उसकी बुनियाद पे थोड़ा सोच विचार पे मजबूर कर दिया भारत। सर, शुरू में इनिशियली ऐसा लगा जनाब अगले 24 घंटे, अगले 36 घंटे, अगले 48 घंटे, जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा था और जिस तरीके से इंडियन मीडिया भी कह रहा था और पाकिस्तान में भी बात हो रही थी कि भारत अटैक कर सकता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खबर आती है कि जनाब मोदी साहब ने ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान पर कब, कहाँ, कैसे हमला किया जाए, ये अपनी फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया है। और उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया और वो उन्होंने कहा कि जनाब हम मिल के गुर्बत के खिलाफ जंग करें, बेरोजगारी के खिलाफ जंग करें, इस तरह का भाषण वहां से आया। तो क्या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने आप को आइसोलेट यहां पर करना चाहा इंडिया में और ये सारी चीजें जो हैं वो अपनी फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी? नहीं, जिस तरह मैं रीड करता हूँ, मैं इस तरह रीड करता हूँ कि उसने अपने आप को इस जिम्मेदारी से परे कर लिया। उसने जो अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे करता तो वो इसका मतलब शायद ऐलान जंग होता। उसने ऐलान जंग नहीं किया, उसने अपने आप को परे कर लिया। उसने मामला अपने ऑपरेशनल कमांडर्स को दे दिया। ये ऑपरेशनल कमांडर जो हैं ये अपने तौर पे किसी सेक्टर में, किसी जगह पे अगर मुनासिब समझें, अगर कोई ऐसा टारगेट नजर आए या ना भी करें, तो ये उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया कि आप देख लें इसका क्या किया जा सकता है, कुछ करना है या नहीं करना। तमाम चॉइसेस और ऑप्शंस खोल के उनके सामने उनके पास रखवा दी। यानी इसका मतलब है, और वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि किसी एक सेक्टर में, किसी एक मिशन के थ्रू, किसी एक इवेंट के थ्रू, वही जिस तरीके से कि 2016 हुआ या 2019 में उन्होंने कोशिश की बालाकोट में, अगर इस किस्म का चाहते हैं तो पाकिस्तान का आगे से रिस्पांस देखेंगे। और वो चाहते हैं, और उनके अपने वजीर आजम की मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग के बाद, कि किसी किस्म की बड़ी जंग ना हो इस इलाके में और कोई जंग का मामला ना हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो बहुत ही छोटा माइन्यूट सा स्टेप लेना चाहेंगे, अगर लेना चाहेंगे या उससे भी जैसे वो हुज्जत तमाम जिसे कहते हैं उर्दू में, हुज्जत तमाम उनके सियासी मसाइल भी हैं। और हर दफा जब ये इस किस्म का कोई मामला होता है तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कोई सियासी फायदा लेते हैं उस चीज से। 2019 में भी उन्होंने इलेक्शन जीता और उस मुठभेड़ के बाद, और अब भी उनका बिहार में मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और लगता यूं है कि उनकी ऑपोजिशन वहां पे बहुत स्ट्रॉन्गर है, इस बार वो जीत जाएगी। तो फिलहाल में इस तरह की चीजें हैं जो कि स्टेट लेवल के ऊपर भी, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कोई ऐसा लीडर हो जो कि अपने मकामी सियासी मकासद के लिए अपने कौम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दे। ये वो नरेंद्र मोदी उस किस्म का शख्स है जिसने ये किया, और अब उस मुसीबत में फंस गया जहां पर कि अब वो अपने जाल में फंसता हुआ अब उसमें से स्टेप आउट कर रहा है। और स्टेप आउट उसने इस तरह किया कि अपने फील्ड कमांडर्स को या ऑपरेशनल कमांडर्स को बोला कि देख लो यार, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं करते तो कोई ओके। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ इस किस्म की चीज है। आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन थी, और जाहिर है कि फिर वहां पर जो एक समझ लें कि जिस तरह से फौजी राज था जिसे आप कहेंगे, उसको उन्होंने एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की। तो ऐसे में सबसे पहले बात की जाती थी कि जनाब उसको वो टूरिज्म स्टेट बना देंगे, वहां पर जो है अमन होगा, इस्तेहकाम होगा और लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब और एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। तो इस वाकये के बाद वो जो पूरा एक इमेज बनाने की कोशिश की गई थी, उसका क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ, सेटबैक हुआ? देखिए वो उसमें अडानी और अंबानी ये सब के सब मिलके कह रहे थे कि हम इसका नक्शा बदल के रख देंगे कश्मीर का। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को उसने मुअत्तल किया। जो ही उसने मुअत्तल किया, कश्मीर फ्रंट एंड सेंटर आ गया मामला। ये ऐसा मामला जो कि दबा बैठा था, उसने अपने ही गलती और बेवकूफी के साथ उसको सामने लाके खड़ा कर दिया। अगर वहां पे उसने पहलगाम के अंदर जो मामला किया तो सडनली वो जो सारी मिथ थी कि वहां पे अब देखिए पाकिस्तानी और उनके जो सपोर्ट है और ये वो कम हो गई है, अब कश्मीर में सुख और सुकून आ गया, उसका तिया पांचा हो गया और वो सामने से आ गया कि कश्मीरी आज भी अपने दिल में वो तड़प लेके चल रहे हैं जो आजादी की तड़प है। तो वही बात है जो पहले थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त शहजाद चौधरी साहब और इस पूरे इंसिडेंट के हवाले जो डेवलपमेंट है उस पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। अब जायजा लेंगे कश्मीर की क्या सूरत हाल है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद एक हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर भारतीय काबिज फ़ौज के जुल्म सितम जो है वो काफ़ी बढ़ गए। बिलखुसूस पुलवामा के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया, बारूद से उड़ा दिया गया। वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अब्दुल हमीद लोन साहब जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे
पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से। वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि दुनिया को उससे भारत ने जो है वो इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचने से रोकी हुई है। जी शुक्रिया। इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो है इंतहाई गंभीर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फोर्सेस के निहत्ते कश्मीरियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें तेज़ी देखने में आई है। तो वहीं हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया इस दौरान, और जहां 100 के करीब यूएपी के तहत जो है वो बुक कर दिए गए हैं। इसी तरह से कोई 3 दर्जन से ज़्यादा मकानात बारूद से उड़ा दिए गए हैं। वहां पर इस वक्त भारतीय फोर्सेस ने खौफ हिरास का माहौल पैदा किया है, और जहां झूठ और प्रोपेगेंडे का इस वक्त वहां बाजार गर्म है। तो वहीं कश्मीरियों को पिछले 35 साल से बंदूक और गोली की नोक पे रखा गया है, और इस वक्त भी कश्मीर मुहासरे में है, जहां हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, जहां पर हर चौराहे पे आप भारतीय फोर्सेस के लोगों को देखेंगे। वहां नाकाबंदी है, वहां नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फिर जाली मुकाबलों का भी सिलसिला जारी है, और लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। भारत ने जो एक ड्रामा रचाया था जिसमें वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता था, कश्मीर कॉज को, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत एक्सपोज हो गया, ये उसे बैकफायर हुआ है। क्योंकि ये ड्रामा जिस इलाके में रचाया गया है वहां पर फोर्सेस इतनी डिप्लॉय में है कि वहां पर परिंदा पार नहीं मार सकता है। और उसके बाद जहां नहीं, और फिर जो वहां पे वो पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात अगर करें, मकबूजा जम्मू, वहां पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और वो खित्ते में, उस पूरे रीजन में अमन है, उसको एक सियाती स्टेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट भी वहां पर की, तो वो खुद अपना ही नुकसान किया। जी 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान ने एक झूठा बयानिया वहां फैलाया था, नॉर्मलसी की बात कर रहा था, कश्मीर में डेवलपमेंट की बात कर रहा था, नए कश्मीर की बात कर रहा था, और कल उसका ये झूठा बयानिया जमीन बोस हो गया जब उसने एक ड्रामा रचाया। कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर वहां पर रोड्स बनाए जाते हैं वो बॉर्डर्स में, जहां पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके अंदर ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही है, और जिससे कश्मीर की इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। हमारी जो बागात हैं सेब के या जो शाली के जो खेत हैं जिनसे रोजगार है वाबस्ता कश्मीरियों का, उसको तबाह किया जा रहा है। इसी तरह से वहां पर जब आप नॉर्मल से की बात करते हैं तो इतनी फोर्सेस रखने का मकसद क्या था? वहां पर आपने G20 के लोगों को लाया, वो सारे मुहासरे में थे, किसी को मिलने नहीं दिया गया उनसे। अब आपने यकतरफा तौर वहां मीडिया पॉलिसी अपनाई है और दुनिया को एक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन कल जब आपने पहलगाम का ड्रामा रचाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद आपका वो जो बयानिया था वो जमीन बोस हो गया, वो दड़ाम से गिर गया। और कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जितना भी हिंदुस्तान इसको दबाने की कोशिश करे, बहरहाल एक मरतबा फिर दुनिया के ऐवानों में कश्मीर की गूंज सुनाई दी। ये इसकी मैं इस पर जरा ये मुझे बताइएगा कि जो यूनाइटेड नेशन में जो मामला ये था, और वहां पर भारत चाहता था सिर्फ पहलगाम जो है वो लिखा जाए, जबकि पाकिस्तान की कोशिशों से वो कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर वहां पर लिखा गया। इसका क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? ये कितनी बड़ी सिफारती पाकिस्तान की कामयाबी है? फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तो पाकिस्तान की इन कोशिशों को, काविशों को आप कश्मीरी अवाम किस तरह से देखती है? कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं काबिल तहसीन है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मसले कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे हाईलाइट किया। तो वहीं आज की डेट में जहां हिंदुस्तान ने दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की और कश्मीर तहरीक को टेररिज्म का लेबल लगाने की कोशिश की, मगर मैं समझता हूं कि दुनिया ने इसे रद्द कर दिया है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त जारियाना थी और वो काम कर गई। जहां चाइना का हमें सपोर्ट मिला, जहां अजरबैजान ने, टर्की ने, दुनिया भर से जो है ना वो ऐसे पैगामात आए जिससे हमें हौसला मिला है। और हिंदुस्तान की हौसला शिकनी हुई है, जहां वो एक ऐसा गेम प्लान कर रहा था जहां उसके सियासी फवायद होते हैं, वो सियासी तौर पे मुनाफा कमाना चाहता है। और मोदी का हमेशा से ये तरीका कार रहा है और उसका वतीरा यही है कि लोगों को मारो, चाहे उसके अपने हो चाहे कश्मीरी हो, और कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो सियासत करो, फिर इक़्तिदार में आओ।
तो बहरहाल आज की डेट में पाकिस्तान ने बरवकत इकदाम किए, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे अपने मिशनस को एक्टिवेट किया। हाँ। पाकिस्तान की अफवाज ने तैयारी के साथ हिंदुस्तान को करारा जवाब दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप। उसके बाद सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा काउंटर हुआ हिंदुस्तान के इस झूठे बयानिए का, जिसमें पाकिस्तान भर से यूनिटी दिखाई गई है। कश्मीरियों ने भी आर पार जो है वो यूनिटी दिखाई, और हिंदुस्तान का जो ये बयानिया है ये बीच चौराहे चकनाचूर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि 2019 370A, इसके बाद से क्या डेमोग्राफिक चेंजेस अब तक भारत जो है वो कश्मीर में कर चुका है, किस तरह की कर चुका है? देखें, पहली बात यह है कि जब उसने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, उसने मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम तशख्खुस को तब्दील करने की कोशिश की, जिसमें कोई 40 लाख से ज़्यादा गैर रियासती लोगों को जो अपना डोमिसाइल्स दिए गए हैं, और उनके लिए फिर ज़मीनें खरीदी गई, टाउनशिप्स कायम करने की कोशिश की गई, कॉलोनियाँ बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर यकतरफा तौर पर पॉलिसी अपनाते हुए कश्मीर के अंदर जो सिलेबस है, जो जिसमें दीनियात होती थी, इस्लामियात पढ़ाया जाता था, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया गया, ताकि यहाँ भगवत गीता को पढ़ाया जाए, हिंदू राम राज पढ़ाया जाए, कृष्ण को, महाभारत को। और दूसरी तरफ जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, तकरीबन 125 साल से वो सरकारी लैंग्वेज है, उसको ख़त्म करके हिंदी को जो है ना वो कौमी दर्जा दिया गया। इसी तरह से मुकम्मल कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज लाकर वो गैर रियासती लोगों को लाकर कश्मीर का जो तशख्खुस है उसको खत्म करना चाहता था। तो वही मैं समझता हूं कि नहीं, लेकिन देखिए, जाहिर है कि उनके अज़ाइम तो बहुत हैं, लेकिन वो कर क्या सके, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कश्मीरियों की तरफ से बहुत देखने में आई, और यकीनन बिल्कुल आनी भी चाहिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे थे, वहाँ पर लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो उस जगह पे होती है जहाँ पे अमन हो, सुकून हो। उधर तो आप समझ लें कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, और जहाँ पर मजालिम जारी हैं और सारी उनकी जो फौज की सरकशी है वो जारी है। तो मैं उस हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो जो एक दुनिया को दूसरा कश्मीर दिखाना चाह रहे थे, वो क्या हुआ? दरअसल वो सारा झूठ का पलंदा साबित हुआ कुछ नहीं, कश्मीरियों को कुछ नहीं मिला। अभी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ 40% बढ़ गया है, क्योंकि गैर रियासती लोगों को कश्मीर के अंदर जॉब्स दी गई हैं, नौकरियां दी गई हैं, और कश्मीरी कहते हैं पढ़ लिखे। इसी तरह से बाकी जो कश्मीरियों के हुकूक हैं या जो वसाइल हैं, उन पे गैर रियासती लोग काबिज हो गई हैं। अब वहाँ पर गैर रियासती लोग आ रहे हैं, वो ठेकेदार हैं। AJ जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वो पावरलेस असेंबली है। इख्तियारात दिल्ली के पास हैं, इख्तियारात LG सिन्हा के पास हैं, कश्मीर के पास कुछ भी नहीं रहा। तो इस तरह से हिंदुस्तान कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं मैं समझता हूं कि वो फेल हो गया है। जहां वो मुकम्मल तौर पे कश्मीरियों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता था, तो वहीं कश्मीरियों ने भरपूर अंदाज में गुस्से का इजहार किया और नफरत का इजहार किया। वहीं इलेक्शन के दौरान भी अगर आप देखें, बीजेपी को एक उम्मीदवार तक नहीं मिला। तो लिहाजा ये उसकी नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है, उसके उस झूठे बयानिए का नतीजा है कि कश्मीरी शायद खुश। यानी हम ये कहें कि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसने खुद भारत को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। पूरी भारत में इस वक्त जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार, उसको, और कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरा इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो कि इस वक्त जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वो अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दिया है, और इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद FBR को गैर मामूली इख्तियारात मिल गए हैं। ये क्या हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, माली साल ख़त्म होने में 2 माह बाकी हैं, और अगले 4-5 हफ्तों में बजट भी पेश हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो FBR का शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 830 अरब रुपए का है, और ये कहा जा रहा है कि इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR को
गैर मामूली इख्तियारात दे दिए गए। ये क्या गैर मामूली इख्तियारात थे और इसका असर क्या होगा, क्या सख्तियां देखने में आएंगी, रदर इसके ऊपर मैं बात करूंगा अनवर काशिफ मुमताज़ जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, ये क्या कहता है? बहुत शुक्रिया इमरान, आपका। बेसिकली ये बड़ा क्रिटिकल इशू है क्योंकि ये अभी ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें स्टे है या अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर हुआ है तो आपको अपील करने का जो इख्तियार था उस पर जो है स्लैब लगा दी है, उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी आपको 138 का नोटिस दिया जाएगा और आपके खिलाफ कोई ऑर्डर होगा तो आपसे इमीडिएटली रिकवरी कर दी जाएगी और ऑफिसर जो टाइमलाइन देगा उसके अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको पूरा आपके पैसे जो है आपसे रिकवर किए जाएंगे। अगर आपने रिकवरी किसी तरह से रोकी गई तो कोर्ट से मेजर लिए जाएंगे और उसके तहत जो है मुख्तलिफ जो मराइल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिकवरी के वो पूरे किए जाएंगे। अब इसमें इससे पहले जो था, पहले तो ये बताइए कि ये मशवरा किसने दिया इन लोगों को? ये बुनियादी हुकूक जहाँ पे सलब हो जाते हैं, आप लिटिगेशन के अंदर नहीं जा सकते, आप कहीं अपील नहीं कर सकते, जो जिसका एक लायबिलिटी खड़ी हो गई वो उसने हर सूरत अदा करनी है, ये कौन सा निज़ाम है? देखें, मैं उसी तरफ आ रहा था। पहले ये था कि आपका खिलाफ अगर ऑर्डर होता है, आपको अगर आप उससे मुतमईन नहीं होते तो आपको 30 दिन तक आपके पास खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती। उस दौरान अपील फाइल करें, स्टे लें। एक पूरा फ्रेमवर्क था जो फेयर ट्रायल की बात करता था। क्योंकि आपका टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने कहा मई और जून में हम जो रिकवरी स्टे हुई हैं नए ऑर्डर्स करेंगे, उनमें 30 दिन का टाइम देंगे तो 30 दिन क्रॉस हो जाएगी। तो ये इन्होंने एक स्पेस गैप अरेंजमेंट किया है जिससे वो पूरे टैक्स निज़ाम को उन्होंने जो है ना हिला के रख दिया है। अब इसके बाद ना आपको अपील करने का जो निज़ाम है, अपीलेट रेमेडीज हैं वो रिडंडेंट हो गई हैं। आपको किसी फोरम पे जाने से जो आप चाहते थे कि किसी फोरम पे जाएं अपने खिलाफ जो जाती हुई उसको बताएं, वो रिडंडेंट हो गया है। आपके पास जो स्टे ऑर्डर आपको कोर्ट में जाना था तो आप वो आपका रिडंडेंट हो गया है। तो आपने उस लोगों को जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, जिनसे आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है, इरिस्पेक्टिव के 830 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, वो अपनी जगह बात है, लेकिन बाकी जो आपने कलेक्ट किया उन लोगों से आज आप 2 महीने के लिए उन पे आपने कारी ज़र्ब लगाई है और आप चाह रहे हैं कि उनके जेन्युइन पैसे हैं, जो उनके बिजनेस के पैसे हैं, जो उनके पास मतलब कैश सिक्योरिटी है, उनको सबको रिकवर करें और बिजनेस को होल्ड कर दें ताकि IMF के सामने आप अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें कि जी हमने जो टारगेट दिया था वो रिकवर कर लिया हमने। नहीं, लेकिन देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत जरदारी साहब, दोनों सियासी शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से कारोबारी नॉर्म्स को समझते हैं। बल्कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तो एक ज़माने में कहा था कि नैब और इकॉनमी साथ साथ नहीं चल सकते। तो अब ये बताइए कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, इसकी क्या हैसियत समझी जाएगी? ये किस तरीके से आपके बिजनेसेस को किस तरह से मुतासिर करेगा? सर, हमारे यहाँ बड़ी शॉर्ट मेमोरीज हैं लोगों की। अनफॉर्चुनेटली जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बयान कुछ देते हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो अमल कुछ और करते हैं। तो इशू ये है कि इससे असल में वो लोग जो टैक्स फाइलर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके खिलाफ FBR को आपने एक नेकेड सॉर्ट दे दी है कि आप जिस तरह चाहें उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। आपको जो है ना ये शॉर्टफॉल 30 जून तक रिकवर करना है, वो इलीगल हो, वो किसी आपने चादर और चार दीवारी का एहतराम किया हो ना हो, आपने किसी तरह भी लोगों के साथ कोर्सिव मेजर लिए हो, आपको रिकवरी करनी है और आपने इस तरह इस पूरे निज़ाम को। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि ये 30 जून का आप शायद टारगेट तो पूरा कर लें, लेकिन इस निज़ाम को आप वापस आप डिरेल कर रहे हैं, उसको वापस आप ट्रैक पे नहीं ला सकेंगे। ये बात SIFC को भी पता होनी चाहिए, ये बात वज़ीर आज़म को भी पता होनी चाहिए और सदर मुल्क को भी पता होना चाहिए जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस साइन किया है। नहीं तो मुल्क भर की जो टैक्स बार एसोसिएशन क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा, आप ये भी बताइए। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी हुकूमती मुलाजिम को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियारात दे दिए जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इसमें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की टैक्स बाज की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और टैक्स बड़ी तशवीश पाई जाती है इस वक्त, और लोग जो हैं इस वक्त जो है उनके टैक्स पेयर्स के लिए बड़े परेशान हैं। बिकॉज देखें, हम तो कंसल्टेंट हैं, हम तो एडवाइजर्स हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि टैक्स पेयर्स जो है ना
उनको उनके साथ जाती ना हो, उनको जो कानून में जो उनके लिए गुंजाइश दी गई है उनको पूरी तरह उनको दिया जाए वो चीज़। लेकिन इस तरह के जो ऑर्डिनेंस हैं ये उनके लिए बहुत परेशान कुन बात है और बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पे कोर्ट में भी जाएं और इसको आगे भी लेके जाएं और रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करें। कल भी हम अखबार में अपना बयान दे रहे हैं और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस पे। यानी वो जो सारी कोशिशें थी कि आप टैक्स बेस को बढ़ाइए, नॉन फाइलर्स को आप फाइलर्स बनाइए, आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाइए, ये जो ऑर्डिनेंस है, इस तरह के जो इख्तियारात हैं, ये थोड़ा सा और रास्ता देंगे लोगों के कि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं। बिल्कुल, इसलिए कि लोगों को ये रीजन होगा कि भाई तुम तो डॉक्यूमेंटेड हो, तुम्हारी परेशानियां इतनी ज्यादा हैं, हम तो कैश पे काम करते हैं, हमारी कोई परेशानी नहीं है। ना मेरे पास इनकम टैक्स ऑफिसर आ सकता है, ना मेरा मुझे बैंक में पैसे रखने की जरूरत है, ना मुझे जो है वो किसी के सामने हाजिर होने की जरूरत है, ना मुझको गिरफ्तारी होगी। ये सारी चीजें उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने सबक याद किया, उनकी छुट्टी बंद करने को तैयार है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये किसी तरह भी टैक्स निज़ाम को मजबूत करने का इक़दाम नहीं है। ये चाहे IMF के कहने पे किया जा रहा है या FBR के कहने पे किया जा रहा है या फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पे किया जा रहा है, ये किसी तरह भी ये फायदेमंद नहीं होगा। इसके बड़े ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे और इस तरह जो है ना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी शॉर्टकमिंग को, या अगर आपने रेवेन्यू टारगेट अनरियलिस्टिक रखा है उसको अचीव करने के लिए आप जो है इस तरह के मेजर्स नहीं ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मकतबे इश्क का निराला ये दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन अब देखना यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या गुल खिलाता है और कितनी एक बेचैनी पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में, पाकिस्तान में जहाँ पे हम एक तरफ लेके चल रहे हैं कि एक ऐसी ड्राइव जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसमें नॉन फाइलर्स की तादाद कम हो, फाइलर्स लोग ज़्यादा बने और FBR जो है वो अपना जो टैक्स बेस है उसको वसअत दे। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, इसके ऊपर आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में हम बात करते रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।